अध्याय 4 आदतें एवं नज़रिया। पहले आप आदत को पकड़ते हैं। जब आप कोई आदत चुनते हैं तो आप उस आदत का नतीजा भी चुनते हैं। अच्छी आदतें हासिल करना मुश्किल होता है, परंतु उनके साथ रहना आसान होता है। बुरी आदतें हासिल करना आसान होता है, परंतु उनके साथ रहना मुश्किल होता है। लगभग बिना किसी अपवाद के बुरी आदतें धीरे धीरे एवं सुखद रूप से आती हैं, और अधिकांश मामलों में इससे पहले कि आप जान पाएँ कि आपको यह आदत है, आप उसके आदी हो जाते हैं। इसमें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम। धूम्रपान करने पर एक नज़र डालें, जिसे मनोवैज्ञानिक मूल्य पैक्स निश्चित रूप से हीन भावना का संकेत मानते हैं। आप याद करें कि संभवतः आपने पहली सिगरेट ग्रहों में से एक होने के लिए ली थी। आपके पूरे शरीर ने विरोध किया था और कहा था नहीं नहीं। तथापि आपने अपने शरीर को सिगरेट स्वीकारने के लिए बाध्य किया। आप अपने साथियों के समूह को यह दिखाने पर तुले थे कि आप भी बड़ा लड़का या लड़की हो सकते हैं और उसी तरह धूम्रपान कर सकते हैं जैसे कि वे करते हैं। याद कीजिए, जब पहली बार आपने हवा में धुएं का छल्ला उड़ाया था तो कितना गर्व महसूस किया था, और फिर आपने एक छल्ले में से दूसरा छल्ला बनाकर उड़ाया था। जब आपने पहली बार बिना दम घुटे धुआं अंदर लिया था तो आप कितने रोमांचित थे। आपने उस समय को कितनी परिष्क रुचि वाला महसूस किया था। जब आपने बात करने के साथ साथ मुंह से धुआं निकालना सीख लिया था। और क्या आप उस समय रोमांचित नहीं थे जब ये चीज़ें लापरवाही के साथ करते थे, बिना यह जाहिर किए कि आप इस क्लब में नए आए हैं? क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि आप सिगरेट को उतनी आसानी से अलग कर दे जितनी आसानी से आपने इसे उठाया था? संयोगवश यदि आपको धूम्रपान के प्रभाव की थोड़ी सी भी चिंता है तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि डलास में हमारा एक क्लिनिक है जिसमें 11 वर्षों तक 2700 लोगों पर एक नई तरह की सिगरेट का परीक्षण किया गया, जिसमें आधा फिल्टर आधा तंबाकू होता है। उनमें से एक भी व्यक्ति कैंसर का रोगी नहीं हुआ। आपको यह दिखाने के लिए कि धूम्रपान करने के पीछे कितनी परिपक्वता या इसका अभाव रहता है, कुछ विद्वानों का अनुमान है कि अमेरिका में 5% से भी कम लोगों ने यह आदत 22 वर्ष की आयु के बाद हासिल की है। यह बताता है कि विचारशील व परिपक्व लोग जो धूम्रपान करने वालों को कितने भी समय तक देखते रहे हैं, इस आदत को नहीं लगाते। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब से सिगरेट पीने और फेफड़े के कैंसर में संबंध स्थापित हुआ है, 21 करोड़ वयस्क व्यक्तियों और 1 लाख से अधिक डॉक्टरों ने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। परंतु आइए उस कहानी पर वापस चले कि आप धूम्रपान की आदत कैसे लगा लेते हैं। हालांकि आपके शरीर ने बहादुरी के साथ और कुछ मामले में मजबूती के साथ धूम्रपान का प्रतिरोध किया था, परंतु आपने अपनी अवस्था पर सिगरेट लादना जारी रखा। आपके शरीर ने फिर कुछ तालमेल बिठाए। असल में इसने कहा, ठीक है मैं ये करूँगा, परंतु यह मुझे पसंद नहीं होगा। फिर आपने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें किसी भी तरह यह करना है। बाद में आपके शरीर ने और रियायतें दी और कहा, मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों विरोध किया, दरअसल ये इतनी बुरी भी नहीं है। इसके बाद भी आपके शरीर ने तब तक समायोजन किया जब तक कि आप धूम्रपान करने में आनंद नहीं लेने लगे। उस समय आपने मित्रों को बताया कि आप धूम्रपान करते हैं क्योंकि इसमें आपको आनंद आता है। आखिरकार आपने उन्हें आश्वस्त कर दिया कि व्यक्ति को कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें उसे आनंद मिलता हो। आपने उन्हें यह भी बताया कि आप इसे जब चाहे छोड़ सकते हैं क्योंकि आप पहले भी इसे दर्जनों बार छोड़ चुके हैं, इसलिए वास्तव में यह कोई आदत नहीं है। अतः आपके शरीर ने अपना अंतिम तालमेल बिठाया जब इसने पूरी तरह इस आदत को अपना लिया और आपसे सिगरेट की मांग की। फिर आदत आपको पकड़ लेती है। यह बात उन तमाम लोगों पर दोबारा साबित होती है जिन्हें सिगरेट खत्म हो जाने के समय से जब तक कि वे खरीद ना ले, मांग ना ले, उधार ना ले ले या चुरा ना ले, निकोटीन के दौरे पड़ते हैं। मैंने एक अन्यथा 200 पाउंड के आदमी को 1/10 ओस से भी कम वजन की सिगरेट के लिए तड़पते देखा है। उस समय लगभग मेरी इच्छा हुई कि काश हम भावना के बजाय तर्क शास्त्र के जीव होते, है ना। हाँ, आदतें मज़ेदार चीज़ होती हैं। जो मज़ेदार बल्कि दुखियात बात है वह यह है कि बुरी आदतों के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है और इनसे बचा जा सकता है। इसके बावजूद लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो उन आदतों को, जो बुरी हैं, खर्चीली हैं और परेशानियां पैदा करती हैं, अपनाने का आग्रह करते हैं।
तंबाकू के मामले में प्रयोग करने वाला पाता कि आदत की जंजीरें इतनी कमज़ोर होती हैं कि महसूस नहीं की जा सकती जब तक कि वे इतनी मजबूत ना हो जाए कि तोड़ी ना जा सके। जिस आदत को वे नहीं पकड़ने वाले थे उस आदत ने उन्हें पकड़ लिया था। एक समय में एक गिलास ज़्यादा खाना एक आदत है और बहुत से लोगों के लिए यह आदत उनके मन में इतनी गहरी बैठ जाती है कि उन्हें अपने भोजन की मात्रा की जानकारी ही नहीं रहती। इसके शुरुआत सही अर्थों में परंतु गलत जानकारी प्राप्त माता पिता द्वारा की गई होगी, जो सोचते थे कि बच्चों को प्यार करने का मतलब होता है कि वे जो चाहें उसे उस वक्त दे देना। मेरी उम्र के लोगों में बड़ी संख्या में मोटे लोग पैदा हुए क्योंकि मेरी पीढ़ी के माता पिता के को भोजन की व्यवस्था करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा और भोजन सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता था। वे यह भी महसूस करते थे कि भोजन बर्बाद करना पाप है। परिणाम स्वरूप बहुत से माता पिता अपने बच्चों को प्लेट साफ करने के लिए डांटते थे। नियमित रूप से अधिकतर खाना का नतीजा यह हुआ कि हर हफ्ते कुछ औसत वजन बढ़ गया। हर रोज़ आप एक औसत बढ़ाइए और एक वर्ष में आपका वजन लगभग 23 पाउंड पड़ जाएगा। एक औसत ज़्यादा नहीं है परंतु 23 पाउंड बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको वजन की समस्या है तो यह आपको कल ज़्यादा खाने की वजह से नहीं हुई और आप कल भूखे रहकर इसे हल भी नहीं कर सकते। आपने यह आंतरिक वजन एक समय में एक आंतरिक रास खाकर बढ़ाया है जब तक कि मोटापा सच नहीं हो गया। गिने चुने अपवादों के अलावा आपने बस ज़्यादा बार ज़्यादा खाया। आप इस समस्या को उसी तरह सुलझाएंगे जिस तरह आपने इसे पैदा किया है। एक समय में एक ग्रास। सबसे अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक शक्तिशाली गिर गया। यदि हम सोचते हैं कि गलत भीड़ का साथ पाने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो हम अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम जिन लोगों का साथ रखते हैं उनके न केवल लक्षणों गुणों को स्थायी तौर पर हासिल कर लेते हैं बल्कि हम अपने परिवेश के शोर व गंध के प्रति भी अप्रभावित और संवेदनशून्य हो जाते हैं। जो लोग पेपर मिल वाले नगरों में रहते हैं या फर्टिलाइज़र प्लांट्स के नज़दीक रहते हैं वे उन गंधों के इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें जब तक कोई दूसरा इस बारे में ना कहे पता नहीं चलता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब मैं किशोर आयु में था, हमारा घर तेल के क्षेत्र से सिर्फ 10 मील की दूरी पर था और रेलगाड़ियाँ लगातार 24 घंटे आती रहती थी। हम उनके शोर तथा मकान हिलने के इतने आदी हो गए थे कि हमें उनके गुजरने का पता ही नहीं चलता था। जब तक कि कोई रेलगाड़ी रुक नहीं जाती तब खामोशी हमें जगाती थी। ये सब मिसालें बताती हैं कि जब आप किसी नकारात्मक बुरी या विनाशकारी स्थिति अथवा परिवेश के आसपास या उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं तो आप उसका विरोध करने की स्थिति से उसे सहन करने की और सहन करने से स्वीकार करने की और स्वीकार करने से उसमें भागीदारी करने की ओर तथा यहाँ तक कि उसमें आनंद लेने की ओर बढ़ने लगेंगे। यह बढ़ता जाएगा और इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि शुरू करते समय कितना कम था। फिर उस आदत की डोरी की ताकत हमें शिखर पर ले जाती है। यह तले से बांध देती है। यह इस बात पर निर्भर है कि यह एक अच्छी आदत है या बुरी। अपने आप को खर्च मत करो। बहुत से उत्साही हॉकी के प्रशंसक डेरिक सैंडर्स के नाम को पहचानते हैं। हालांकि उसे खेले हुए कई वर्ष बीत गए हैं। वह सुपरस्टार था, एक ऐसा खिलाड़ी जिसमें आश्चर्यजनक निपुणता व शारीरिक प्रतिभा थी और एक करिश्मा था जिसकी वजह से उसने करोड़ों डॉलर कमाए। दुर्भाग्य से डेरिक को नस्ली दवाइयाँ और तेज जीवन शैली का चस्का लग गया। जल्दी ही उसका धन और उसकी निपुणता खत्म हो गई तथा वह वापिस माइनर लीग्स में भेज दिया गया। बाद में उसने उस उम्र में अवकाश प्राप्त कर लिया जिस उम्र में उसे खेल की चोटी पर होना चाहिए था। माइनस में उसकी थोड़ी सी अवधि के दौरान एक संवाददाता ने उससे पूछा कि क्या उसे अपना धन खर्च कर देने का अफसोस था। डैंग ने बेहाफ जवाब दिया, नहीं, मुझे धन का कोई अंश खर्च देने का अफसोस नहीं है, परंतु मुझे डेरिक सेडसन का अंश खर्च देने पर गहरा अफसोस है। परंतु वे इतने छोटे थे। पथरीली पहाड़ियों की पश्चिमी ढलान पर एक विशालकाय वर्ष पड़ा सड़ रहा था। जब गैली
कि समुद्र किनारे पर एक ईसा मसीह पैदल चले थे, तो यह एक बढ़ता हुआ पौधा था। जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, तो यह पूरा बड़ा हो गया था और अमेरिका ग्रह युद्ध के दौरान यह अपनी अत्यंत ऊंचाइयों से झुकने लगा था। यह विनाशकारी अग्नियों, बाढ़ों, तूफान और सुखों के दौरान भी खड़ा रहा। ऐसा लगता था कि यह और कई शताब्दियों तक जीवित रहेगा। फिर कुछ वर्ष पहले एक छोटे से कीड़े ने उसकी छाल में बिल बनाना शुरू कर दिया और दूसरे कीड़े पैदा करने के लिए उसमें अंडे दे दिए। शुरू में थोड़े से कीड़े दिखाई देते थे, परंतु वे थोड़े से सैकड़ों में तब्दील हो गए, फिर हजारों में, फिर लाखों में। परंतु पहले उन्होंने छाल पर हमला किया, फिर वे तने पर गए और गहरे गहरे और तक काम करते चले गए। अतः वे इस आकर्षक विशालकाय जंगल के पेड़ का दिल और ताकत खाने लगे। फिर एक दिन शताब्दियों तक जज्बाते से लोहा लेने के बाद बारिश आई, हवाएं चली, बिजली चमकी और वह अत्यंत विशाल पेड़ गिर गया। यह उन छोटे से कीड़ों के द्वारा कमजोर कर दिए जाने के कारण गिरा। बुरी आदतें लोगों के साथ वैसा ही करती हैं। वे धीरे धीरे बढ़ती हैं जब तक कि वह दिन आ जाता है कि आदमी पेड़ की तरह गिर जाता है। अध्याय 5, बुरी आदतें छोड़ें, अच्छी आदतें शुरू करें। जब मैं एक युवा पिता था तो मेरी माँ मुझसे बार बार कहती थी, बेटा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कहने के बजाय तुम्हारे करने पर अधिक ध्यान देते हैं। छोड़ने वालों की बात ध्यान से सुने। बुरी आदतों को छोड़ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, परंतु दुर्भाग्य से परिणाम मजेदार और कई अधिक पारितोषिक होते देने वाले होते हैं। पूरा धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले, मोटे लोग आदि एक सुर में और प्रसन्नतापूर्वक अपने उन अंतरिक्षों से छुटकारा पाने, खरपतवार को त्यागने और बोतल से अलग होने के बाबत अपनी खुशी व स्फूर्ति के अनेक विवरण सुनाते हैं। पूरा धूम्रपान करने वाले खाने के स्फूर्तिदायक जायके, हवा, कपड़े व फर्नीचर की स्वच्छ गंध के बारे में बात करता है। वे इस आदत को, जो उनके जीवन के 2 से लेकर 10 वर्ष तक कम कर देती है, उनके जिंदा रहने में बहुत सारा जीवन ले जाती है। छोड़ने के बाद पाए नए आत्मसम्मान व संतुष्टि के बारे में बात करते हैं। 1 जून 1970 की एसोसिएटेड प्रेस स्टोरी के अनुसार रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने ब्रिटेन के सभी मेडिकल कॉलेजों के सहयोग से एक अध्ययन किया, जिससे पता चला कि धूम्रपान करने वाले की जिंदगी को प्रत्येक सिगरेट 5 मिनट कम कर देती है और लगभग 3 धूम्रपान करने वालों में से 1 धूम्रपान के कारण मर जाता है, तथा ब्रिटेन में प्रतिवर्ष 50 मिलियन कार्य दिवस पर धूम्रपान के कारण हुई बीमारियां की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि यदि कोई धूम्रपान करना छोड़ देता है तो उसके लाभ उसे तुरंत मिल जाते हैं और 10 से 15 वर्षों में उसकी मृत्यु का आंतरिक जोखिम भी गायब हो जाता है। संयोगवश प्रति सिगरेट 5 मिनट की जीवन की हानि वर्ष भर में 28 दिन हो जाती है। यदि आप प्रतिदिन 1 पैकेट सिगरेट पीते हैं, जब आप यह निश्चय कर ले कि आप और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं, तो पूरा धूम्रपान करने वालों की बातें ध्यान से सुने कि वे इस एहसास से कितने जोश में हैं कि उनके पास जीने के लिए और अतिरिक्त वर्ष है, तथा वे अपने धन का उपयोग विनाशकारी उद्देश्य के बजाय सार्थक कार्यों में कर रहे हैं। यदि आप मोटापे से ग्रस्त हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप वजन कम करने वाले या अधिक भोजन करने वालों की गुमनाम स्वभावों में जाएं तथा उन लोगों को सुने जिन्होंने 50 से 350 पाउंड वजन कम किया। उन्हें इसके लिए किए गए संघर्षों के बाद प्राप्त पारितोषिक के बारे में बताते हुए ध्यान से सुने। उनके द्वारा उचित दाम पर खरीदे गए नए सूट से प्राप्त खुशी के बारे में सुने। उन्हें अपने जीवन में नए पाए रोमांस और रोमांचक के बारे में बताते हुए सुने कि किस प्रकार वे बिना घुघराहट के अब अपने जूते के फीते बांध लेते हैं और एलिवेटर का इंतजार किए बिना सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। उन्हें यह बताते हुए सुने कि किस प्रकार अब उनके छर हरे आकार की प्रशंसा की जाती है, जबकि पहले उनके साथी लोग उन पर हंसते थे।
मजाक उड़ाते थे और बहुत से अनकहे शब्दों से जो कि अक्सर उनके दिमाग में होते थे उनकी अवहेलना किया करते थे। उन्हें त्यागने वाले की बातें सुने जिन्होंने अधिक भोजन करना त्याग दिया है और इससे आपको भी अधिक भोजन करने की आदत को त्यागने में मदद मिलेगी। एक फुर्तीला नौजवान शायद एक खिलाड़ी ऊर्जा की बहुत बड़ी मात्रा खर्च करता है। उससे भोजन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तथापि जब शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है तो अधिक भोजन की आवश्यकता तब नहीं रहती, परंतु अधिक मात्रा में खाने की आदत बन चुकी होती है। उसकी वर्तमान जरूरतों और स्वतः हितों के प्रति पूर्ण जागरूकता उसकी पूर्ववर्ती जरूरतों की पूर्ति करने की उसकी आदत को उसकी वर्तमान समस्या में निपटने हेतु बदलने में बहुत सहायक होती है। मुझे यह पहले से ही पता था। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि आप नियमित रूप से आत्म छवि वाले खंड की समीक्षा करें। इससे आपको लगातार यह याद रहेगा कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। आप बुरी आदतों को छोड़ने से जड़ जुड़े पुरस्कार के भी योग्य हैं। वापिस दया पर आधारित खंड पर जाए, पहुँचता हुआ देखना सीखें। अपने आप को उन विनाशकारी आदतों से मुक्त रूप में देखें। अपने आप को विजय होते हुए देखें और आप विजयी होने की दिशा में एक लंबी छलांग लगा देंगे। अगर आपकी कोई विनाशकारी आदत है तो आपको मुझे या किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपको उन आदतों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी। आप जो वाकई जानना चाहते हैं वह यह है कि उन्हें रोका कैसे जाए। पुनः सबसे अच्छा, सबसे सरल और सबसे निश्चित तरीका है ईश्वर से मदद मांगना। अच्छी आदत को लपेट झपट लें। इस खंड के दूसरे अध्याय में मैंने काफ़ी विस्तार के साथ सुबह उठने की विधि के बारे में बताया है। मेरे निर्णय के मुताबिक यह एक अच्छी आदत है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि जब आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं, जैसे कि सुबह उठने वाला कार्यक्रम, तो कुछ मायनों में यह मुश्किल होगा। यह एक ऐसी आदत है जिसे झपटने के लिए आपको स्वयं को बाध्य करना होगा। फिर आपको इसे संभाले रखना होगा। कुछ दिनों के बाद एक दिलचस्प चीज़ होने लगेगी। यह अपेक्षाकृत आसान लगने लगेगा, यहाँ तक कि इसमें आनंद आने लगेगा। इसे 21 दिनों तक करें और आपको एक अच्छी आदत पड़ जाएगी। इसके नतीजे इतने अच्छे होंगे कि आप एक अलग दुनिया में रहना शुरू कर देंगे। आप एक प्रसन्न, अधिक प्रेरित, स्फूर्ति और उत्साही व्यक्ति हो जाएंगे। किसी भी अच्छी आदत को सावधानीपूर्वक गौर से देखें और उसे हासिल करने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिंदगी से बहुत कुछ हासिल करेंगे। शिखर पर मिलेंगे एक खंड 4 में मैंने ध्यान के निदान का बड़ी बारीकी से वर्णन किया है। मैंने बताया है कि जब मैंने अपने दौड़ने के कार्यक्रम की शुरुआत की तो इस आदत को हासिल करना बहुत अधिक मुश्किल था। मुझे वस्तुतः दौड़ने के लिए उस पहले दिन व दूसरे दिन तथा तीसरे दिन अपने आप को बाध्य करना पड़ा था। तथापि जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदलने लगे तो सुबह उठकर दौड़ना आसान होता गया। यह आसान हो गया क्योंकि मैंने इसे संपन्न करने की खुशी महसूस करना शुरू कर दी। अब जब कभी किन्हीं अपरिहार्य स्थितियों के कारण मेरे लिए दौड़ना मुश्किल या कभी कभी असंभव हो जाता है तो मुझे दुख होता है। अन्य अच्छी आदतों की ही तरह दौड़ना और व्यायाम करने की आदत डालना मुश्किल थी। तथापि जब हम मुश्किल आदतें हासिल करते हैं तो ये मज़ेदार आदतें हो जाती हैं। खासतौर से जब हम यह याद रखते हैं कि आज मुश्किल चीज़ों का करना हमें कल बड़ी चीज़ों की ओर करने के लिए तैयार कर देगा। आप इसके लिए स्वयं के ऋणी हैं। धन की बचत करना दूसरी अच्छी आदत है। शुरू में आपको अपने अन्य बिलों का भुगतान शुरू करने से पहले खुद को भुगतान करने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि आपकी कितनी भी आमदनी हो, आपकी पहली जिम्मेदारी अपने कमाए गए हर रुपये के एक हिस्से को अपने लिए और भविष्य के लिए बचाना है। बचत की उत्तेजना आपके खाते में जुड़ते हुए हर रुपये के साथ बढ़ती है। जल्दी ही यह अच्छी आदत आप में समाहित हो जाती है और आपका हिस्सा बन जाती है। यह आप में स्थायी रूप से सम्मानित हो जाती है। जब जैसे कि चीनी लोग कहते हैं, आपके बच्चे के बच्चे हो जाते हैं और फिर बच्चों के बच्चे हो जाते हैं। हाँ, धन की बचत करना एक अच्छी आदत है, परंतु शुरू में आपको महंगी जिंदगी के लिए इसे झपटना और थामे रखना चाहिए।
शुरुआत में बहुत बार ऐसा होगा। क्या आप विश्वास करेंगे कि वेतन के हर चेक के साथ जब आप इस बार खुद को भुगतान ना करने के लिए ललचाएंगे, क्योंकि मैं किसी बात के समर्थन में कहने की अपनी पूरी निपुणता के साथ आपसे यह कहूँ, बचत ना करना का कारण कितना भी अच्छा हो, यह बचत करने की आदत को मजबूती के साथ स्थापित करने के कारण से अच्छा नहीं हो सकता। बहुत वर्ष पहले याची सिटी मिसिसिपी में मेरे प्रथम नियोक्ता ने कहा था कि यदि मैं हर हफ्ते कुछ डॉलर्स पर गुजारा कर सकता हूँ तो उससे 10% कम डॉलर पर मैं भूखा नहीं मरूंगा। स्पष्ट रूप से उसका कथन ठीक था। उसका यह कहना भी सच था कि धन बचाने की योग्यता चरित्र का एक मजबूत लक्षण है, और यदि आप अपनी वर्तमान आय में से कुछ नहीं बचाते तो आप अपनी भावी आय में से कुछ नहीं बचा पाएंगे। समझ सफलता के दार्शनिक इस बात पर एक मत है कि यदि आप अपने ऊपर सौभाग्य को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको निम्न रूप से धन बचाने की पूरी जरूरत है। जब आपके जीवन में व्यापार के अवसरों या इसके विपरीत परिस्थितियों का प्रवेश होता है तो केवल धन ही उस समय महत्वपूर्ण हो सकता है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस समय के सुखों को त्यागने हेतु स्वयं को अनुशासित करने के लाभ उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शालीनता, प्रसन्नता एवं उत्साह सब अच्छी आदतें हैं। आप मिलने वाले हर व्यक्ति के प्रति शालीन, प्रसन्न व उत्साही होने के लिए वस्तुतः स्वयं को बाध्य कर सकते हैं। जब आपने स्वयं को ऐसा करने के लिए कुछ समय के लिए बाध्य कर दिया तो फिर यह आदत बन जाती है। मुस्कुराना एक आदत है। कभी कभी कोई कह सकता है कि उसे अविश्वसनीय मुस्कुराहट नापसंद है। व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वसनीय खिज बड़बड़ाहट की तुलना में अविश्वसनीय मुस्कुराहट अधिक पसंद करूंगा। क्या आप नहीं करेंगे? सौभाग्य से एक बार जब आप किसी भी प्रकार की कुछ मुस्कुरा लेते हैं और आपको याद पड़ जाती है तो मुस्कुराहट अविश्वसनीय होना बंद हो जाती है। याद रखें, विलियम जेम्स ने गाने के बारे में क्या कहा था, वही बात मुस्कुराने के मामले में सच है। हम इसलिए नहीं मुस्कुराते कि हम खुश हैं, बल्कि हम खुश हैं क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। आपको मुस्कुराना चाहिए। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि लोग आपके प्रति वैसी प्रतिक्रिया करेंगे जैसी क्रिया आप उनके प्रति करेंगे। आप उनकी ओर देखें कर मुस्कुराएं और वे वापस आपकी ओर देख कर मुस्कुराएंगे। उनकी ओर क्रोध भरी नज़रों से देखें और वे वापस आपकी ओर क्रोध भरी नज़रों से देखेंगे। जैसे जैसे आप मुस्कुराने के लाभ ढूंढने लगेंगे आपको एक अच्छी आदत पड़ जाएगी। इस प्रक्रिया में आपकी मुस्कुराहट बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि यह आपकी आंतरिक अनुभूति की एक बाह्य अभिव्यक्ति होगी। आंतरिक लाभ के रूप में आप यह भी पाएंगे कि मुस्कुराहट वह छोटा सा मोड़ है जो बहुत सी चीज़ों को सीधा कर देता है। आशावादी होना, अपनी पत्नी या अपने पति के प्रति ध्यान देना या चर्च जाना भी एक अच्छी आदत है। अच्छी आदत के बारे में एक उत्साहवर्धक बात यह है कि हर अच्छी आदत को कोई दोस्त या साथी होता है। एक अच्छी आदत अपनाइए और आपको स्वस्थ बोनस के रूप में एक आंतरिक अच्छी आदत मिल जाएगी। उदाहरण के लिए, धन की बचत करने से आपकी सुरक्षा बढ़ती है और आपको आंतरिक विश्वास देती है, जिससे तनाव मुक्त व मित्रवत होना आसान हो जाता है। शुरुआत में आपको इन सब अच्छी आदतों पर मेहनत करनी पड़ सकती है, परंतु इनका प्रभाव आप पर वे आपके आसपास रहने वाले व्यक्तियों पर इतना आश्चर्यजनक होगा कि जल्दी ही आपको इन पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे अच्छी आदतें आपके लिए काम करने लगेंगी और यह वह चीज़ है जिससे कामयाबी और खुशी बनी होती है। हाँ, आदतें तो आपको बना देंगे या तोड़ देंगे। अच्छी आदतें हासिल करना मुश्किल होता है, परंतु उनके साथ रहना आसान होता है। बुरी आदतें हासिल करना आसान होता है, परंतु उनके साथ रहना मुश्किल होता है। वास्तविकता में जैसा कि जीवन में सब अच्छी चीज़ों के साथ होता है, यह हमारे द्वारा किए गए चुनाव पर निर्भर करता है। हम प्रसन्न, स्वस्थ, खुशमिजाज, शालीन व सफल होना चुन सकते हैं। जब हम अपनी आदतें चुनते हैं तभी यह चुनाव कर लेता है। जब हम आदतें बना लेते हैं तब वे हमें बनाती हैं। सच कहा गया है कि हम अपने चरित्र का निर्माण हर रोज इकट्ठा की गई आदत की ईंटों से करते हैं। हर ईंट एक छोटी सी चीज लग सकती है, परंतु इससे पहले कि हमें इसकी जानकारी हो पाए हम उस घर
शक्ल दे चुके होते हैं जिसमें हम रहते हैं। किसी ने कहा है कि कामयाबी और खुशी मंजिलें नहीं हैं, वे पूरी यात्रा हैं। जीवन स्फूर्तिदायक है और शिखर के लिए यात्रा हर पायदान पर आपके लिए और अधिक स्फूर्तिदायक होगी। यह शाश्वत रूप से सत्य है कि हम अपने लक्ष्य के जितने करीब होते जाते हैं उतने ही हमारे द्वारा समाप्ति की रेखा को सूंघने की संभावना होती जाती है और हमारा उत्साह बढ़ जाता है। मुझे आशा और विश्वास है कि आप काफ़ी हद तक इस स्फूर्ति को अनुभव कर रहे हैं। जब आप शिखर पर जाने वाली सीढ़ियों की ओर देखते हैं और खुद को चौथे नंबर के पायदान पर खड़ा पाते हैं तो यह हम चौथे नंबर के पायदान पर हैं और कल के वे एग्जीक्यूटिव स्वीट्स हमारे लिए अपने तमाम पुरस्कारों को थामे हुए और अधिक नज़दीक होते जा रहे हैं। मुझे आप पर गर्व है कि आप इतनी दूर तक आ चुके हैं। मुझे इस बात पर और अधिक गर्व है कि आप शिखर पर पहुंचने की अपनी चढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूं, तथापि जैसा कि मैं आपसे खुद को और अधिक श्रेष्ठता के लिए प्रतिबंध करने का आग्रह करता हूं, आप टिगर पेजों का प्रयोग करना जारी रखें। अब मैं सोचता हूँ यह थोड़ा सा जोश दिखाने का वक्त है। तो शिखर की सीढ़ियों वाले पृष्ठ पर जिसमें वह छोटा सा आदमी आपका प्रतिनिधित्व करता है, आप बड़े बड़े अक्षरों में हाँ क्यों नहीं लिखते? चलिए लिखिए। वह आपकी अपनी पुस्तक है। हाँ। बोनस अध्याय। अवचेतन मस्तिष्क। कल्पनीय कर्मचारी। कल्पना कीजिए, सिर्फ कल्पना कीजिए, आप एक नियोक्ता हैं जिसके पास एक कर्मचारी है। आप किस प्रकार का कर्मचारी चाहेंगे? यदि आपको एक कैटलॉग में से एक चुनकर इस कर्मचारी के लिए ऑर्डर देना हो तो आप उसमें कौन से विशेष गुणों का होना पसंद करेंगे? क्या आप पसंद करेंगे कि वह पूरी तरह से भरोसेमंद हो, पूरी तरह से ईमानदार हो, हमेशा काम करने वाला हो, आदेशों का पूरी तरह से पालन करने का इच्छुक हो, अत्यंत निपुण व समर्थ हो, बहुत से खुश मिजाज व सहमत होने वाले हों तथा रहने खाने की सुविधा पर एक आजीवन अनुबंध पर कार्य करने के लिए बेहद उत्सुक हों? लगता है जैसे कि वह एक आदर्श कर्मचारी हो, है ना? अगर आपके पास ऐसा कर्मचारी है तो आप उससे किस तरह का व्यवहार करेंगे? इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस आदर्श कर्मचारी का कार्य संपादन पूरी तरह से उस व्यवहार पर निर्भर है। अगर आप शालीन और विचारशील हैं तो वह देर तक और मेहनत से काम करेगा। अगर आप अभद्र और निष्ठुर हैं तो वह जिद्दी और विद्रोही हो जाएगा। उसकी तारीफ कीजिए कि वह कितना चतुर है, वह अत्यंत चतुराई के साथ कार्य करेगा। उसे सुस्त, मूर्ख या गैर जिम्मेदार कहकर पुकारिए तो वह विद्रोही हो जाएगा और इतना परेशान हो जाएगा कि सब कुछ गलत कर देगा। उससे कहिए कि आप उसे प्यार करते हैं और उसका आदर करते हैं तो वह पूरी रात आपकी समस्या सुलझाता रहेगा। उसे बेवजह परेशान करें और कहें कि आप उसे प्यार नहीं करते हैं, वह इतना कुंठित हो जाएगा कि आपको एक दिन का भी समय नहीं देगा। इन सब बातों को ध्यान में रख कर अगर ऐसा कोई भावी कर्मचारी आपके दरवाजे पर किसी काम की तलाश में आ जाए तो क्या आप उसे काम पर रख लेंगे? बेक्यों बड़ा सवाल है ना? उसे काम पर रख लेने के बाद आप उससे कैसे व्यवहार करेंगे? हम दोनों इस सवाल का जवाब जानते हैं, है ना? मैं लगभग भूल ही गया था। यह कल्पनीय कर्मचारी अपने चारों ओर के व्यक्तियों से आसानी से प्रभावित हो जाता है। अगर इसके चारों ओर नकारात्मक सड़ी गली सोच वाले लोग हैं तो यह भी नकारात्मक सड़ी गली सोच वाला हो जाएगा और ना तो वह मजेदार व्यक्ति रहेगा और ना ही बहुत उत्पादक रहेगा। उसके चारों ओर सकारात्मक सोच वाले, सकारात्मक बात करने वाले और सकारात्मक काम करने वालों को इकट्ठा कर दें और यह निश्चित रूप से आश्चर्यजनक होगा कि वह कितना अधिक काम कर सकता है और कितना प्रसन्नचित्त रहता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने अभी निश्चय किया है कि आप अपने इस कल्पनीय कर्मचारी के चारों ओर सकारात्मक लोग व सकारात्मक परिवेश रखेंगे। मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूँ कि आपकी योजना बहुत अच्छे व खुश मिजाज होने की है और उसके द्वारा की गई अच्छी चीज़ों पर गौर करने की है ताकि आप उसकी शेखी बगाड़ सकें जिससे वह और ज़्यादा काम कर सके। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सोचें, काम करें, योजना बनाएं और हो सकता है थोड़ी बहुत रूपरेखा बनाएं। इस श्रेष्ठ कर्मचारी के साथ श्रेष्ठ होने में आपको सिर्फ फायदा ही फायदा है और कुछ खोना नहीं है।
आप इसमें चतुराई से काम लेंगे, है ना? इस आखिरी सवाल का जवाब संभवतः हाँ है, और मैं पूरी तरह निश्चित हूँ कि आप बिल्कुल वही करने की योजना बनाएंगे। तथापि इस बात की संभावना बहुत अधिक है कि आप इस कल्पनीय कर्मचारी का दुरुपयोग करेंगे और उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। मैं ऐसा लाखों जिंदगियों में विद्यमान पीड़ा और गरीबी के आधार पर कह रहा हूँ। अधिकतर लोग इस अनोखे कर्मचारी या नौकर के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं, जो कि आपका अवचेतन मस्तिष्क है। यह अविश्वसनीय कर्मचारी या नौकर बिल्कुल मेरे द्वारा वर्णित कल्पनीय कर्मचारी की तरह कार्य करेगा। ईमानदारी से आप अपने इस बहुमूल्य कर्मचारी से अब तक कैसा व्यवहार करते हैं? आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात से बेखबर कि वे निर्देश सकारात्मक है या नकारात्मक बिल्कुल वैसा ही करेगा। आप इसको जैसा आदेश देते हैं उसी के अनुसार आप जो चाहते हैं या जो नहीं चाहते यह आपको ला कर देगा। अब हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में झांकें, देखें कि जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, और सीखें कि इसे नियमित रूप से और जानबूझकर एक बेहतर व अधिक उत्पादक कर्मचारी या नौकरी कैसे बनाया जाए। मैं 3 अलग क्षेत्रों में बिना किसी कर्म के चुने गए उदाहरणों व समरूपता प्रयोग करके आपको यह इस अनोखे नौकरी की ताकत व बखूबी प्रतिभा की झांकी दिखाने के लिए मंच तैयार करूंगा। अवचेतन मस्तिष्क। चार्ल्स डेनिस जोन्स एक लंबा तगड़ा काला आदमी, असल में लगभग 6 फुट लंबा था, परंतु जिन्होंने उस घटना को जो मैं बताने जा रहा हूँ देखा था वे बताते हैं कि वह विशालकाय था। एक ट्रक सड़क से दूर दौड़ता हुआ एक पेड़ से बुरी तरह टकरा गया। इंजन गाड़ी में धंस गया था और चालक का शरीर उसकी छाती के नीचे मुड़ गया था। उसके पैर क्लच व ब्रेक की पैडलों के बीच फंस गए थे। दरवाजे पिचक गए थे और उनकी शक्ल खराब हो गई थी। दवस्त वह वे जहाज से माल बचाने वाले व्यक्ति को बुलाया गया। उसकी कैबिन खोलने व चालक को मुक्त करने का भरपूर प्रयास किया गया, तथापि वह ट्रक कुछ इस तरह से टूटा था कि इन निपुण आदमियों के भरसक प्रयासों से भी उसके दरवाजे नहीं खुल पाए। और बदतर बात यह हुई कि कैबिन में आग लगनी शुरू हो गई। चिंता दहशत में बदल गई, क्योंकि यह जाहिर था कि इससे पहले कि दमकल आ पाए ड्राइवर जलकर मर जाएगा। इस बात के बावजूद कि जहाज से माल बचाने वाले आदमियों की शक्ति दरवाजे खोलने में असमर्थ रही थी, चार्ल्स डेनिस जोन्स ने जाकर यह देखने का तय किया कि क्या वह कुछ कर सकता है। अपने आप को दरवाजे के खिलाफ दृढ़ करके उसने खींचना शुरू किया। धीरे धीरे आनाकानी करते हुए दरवाजे ने रास्ता देना शुरू कर दिया। जोन्स की कोशिश व ताकत इतनी अधिक थी कि उसकी बाजू में से मांसपेशी के फूलने से उसकी कमीज की आस्तीन फट गई। आखिरकार दरवाजा खुल गया और जोन्स अंदर पहुंचा और उसने नंगे हाथों से ब्रेक व क्लच के पैडलों को दूसरी ओर मोड़ दिया। उसने आदमी की टांगों को उनके बीच से निकाला, अपने हाथों से आग को अलग किया और कैबिन के अंदर बुरी तरह से घायल हुए ड्राइवर के साथ रेंगता हुआ चलता रहा। अपने आप को पेट के बल झुकी हुई स्थिति में दृढ़ करके पैरों को फर्श पर रखकर और पीठ के को कैबिन की छत से सटाकर उसने बेहिता ताकत के साथ छत को उठा दिया। इससे वह चालक मुक्त हो गया और दर्शक उसे सुरक्षा के लिए खींच पाए। फिर चार्ल्स डेनिस जोन्स चुपचाप और जल्दी से गायब हो गया। बाद में जब उसे ढूंढ लिया गया तो किसी ने उससे पूछा कि वह क्यों और कैसे इस अति दुष्कर कौशल को अंजाम दे पाया। उसका जवाब बहुत सरल था। उसने बस इतना कहा, मुझे आग से नफरत है। उसके पास वजह थी। कुछ महीनों पहले जब उसकी बेटी जलकर मरी थी तो उसे एक निसहाय की तरह वह खड़ा रहा। उसे देखने को मजबूर किया गया। एक दूसरे मौके पर एक 37 वर्ष की महिला ने 3600 पाउंड से भी अधिक भार की एक कार को उठा दिया और उसके नीचे से अपने बेटे को हिफाजत से खींच लिया। उसने यह बिना किसी विचार या हिचकिचाहट के कर दिया। उसके पास वजह थी। अवश्य ही आपके पास साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बिना कोई विशेष बात सोचते गाड़ी चलाते जा रहे हैं, फिर अचानक आपको एक विचार आता है और आप इसे में से कह उठते हैं, यही तो है, यही वह वजह है। अरे रे, यह मुझे पहले क्यों नहीं सूझा। आपको अभी अभी उस समस्या का जवाब मिल गया है जिसके साथ आप कई दिनों से जूझ रहे थे, और आप इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि आप मुश्किल से अपने आप को संभाल पाते हैं। रोचक बात यह है कि चार्ल्स डेनिस
जोन्स, वह 37 वर्षीय महिला, और आप सभी वही चीज कर रहे हैं। आप अपने अचेतन मस्तिष्क के ज्ञान, मजबूती और शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। वर्षों तक आदमी अपने अवचेतन की सीमा क्षमताओं के ताने खोलने के सपने देखता रहा ताकि इस नियमित रूप से काम में लाया जा सके। शताब्दियों तक मनुष्य इस अदम्य शक्ति का कभी कभार व संयोगवश उपयोग कर पाया। अभी हाल ही तक इस रहस्यमय ताकत या मानसिक योग्यता, जिसे हम अवचेतन मस्तिष्क कहते हैं, के बारे में बहुत कम मालूम था। आइए हम इसकी एक आदमी की नज़र से खोजबीन करें, देखें कि यह कैसे काम करता है तथा इस चेतन मस्तिष्क के किस प्रकार संबंध रखता है। फिर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने अंदर की इस अद्भुत क्षमता को बहुत हद तक ताले खोल पाएंगे। चेतन मस्तिष्क आपके मस्तिष्क का गणना करने वाला, सोचने वाला, तर्क करने वाला हिस्सा है। इसके पास प्रस्तुत चीज को स्वीकार या अस्वीकार करने की क्षमता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो आप जो कुछ भी सीखते हैं वह चेतन मस्तिष्क से सीखते हैं। तथापि यदि आप किसी चीज को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इसे चेतन मस्तिष्क से अवचेतन मस्तिष्क की ओर बढ़ा देना चाहिए। अवचेतन मस्तिष्क के पास संपूर्ण समृद्धि है। हर चीज जो आपने कभी देखी, सुनी, सूंघी, चखी, छुई और यहाँ तक कि सोची होगी, आपके अवचेतन मस्तिष्क का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। यह अवचेतन मन दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन और साल में पूरे 365 दिन जागृत व क्रियाशील रहता है। और इसे जो कुछ भी बताया जाता है उसे यह बिना कोई सवाल किए स्वीकार कर लेता है और किसी भी सूचना को यह विशेषलित या अस्वीकृत नहीं करता। यह किसी भी आदेश या निर्देश को स्वीकार कर लेता है और निश्चित रूप से उस हुक्म की तामील करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कोई टाइपराइटर किसी कुंजी को दबाने से उस अक्षर को टाइप कर देता है। अवचेतन मस्तिष्क से पास ऐसी में शक्ति की संभावना हो एवं हमारे द्वारा इसमें भरी जाने वाली सूचना के लिए भंडारण क्षमता दोनों होती है।